कि वो क्या करे। एक कांस्टेबल ने शुभांगी से आकर कहा, मैडम, सब कुछ तैयार है। शुभांगी ने कहा, चलो मैं आती हूं। शुभांगी ने कुछ सोचा और कैंप की ओर बढ़ गई। धीमे कदमों से वो कैंप के पास गई। यहां तैयारियां पूरी होते होते शाम हो चुकी थी। शुभांगी ने सभी को ऑर्डर देते हुए कहा, आप सभी जैसे कि जानते हैं कि यहां अक्सर शाम के समय ही अधिकतर घटनाएं घटी हैं, इसलिए हमें शाम से ही अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। इसलिए आज आप सब थक चुके हैं, अभी जाकर आराम करिए और जिन्हें जो काम सौंपा गया है वो उसके लिए पूरी ईमानदारी से तैयार रहें। लेकिन ये याद रहे कि हमें आराम के दौरान भी चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे है। हमारा दुश्मन छिपकर वार करता है। वो सब कुछ ऐसा करता है जिससे हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इसलिए हम सभी को एक साथ एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा। अभी के लिए आप सब आराम करिए, कल सुबह से हमारा मिशन शुरू होगा। शुभांगी भी खाना खाकर अपने कैंप में चली जाती है। वो कैंप में लेटी ही थी कि बाहर से हल्की हल्की हवा पहाड़ी से नीचे उतरने लगी। वो हवा के साथ उस खुशबू को लेकर आ रही थी। ये वही खुशबू थी जिसे शुभांगी ने कुछ दिनों पहले होटल में सर्च के दौरान महसूस की थी। शुभांगी ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट मैसेज भेज दिया और खुद बाहर आ गई। लेकिन ये क्या, अचानक ठंडी हवा की जगह काले बादलों ने ले ली और तेज बिजली कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था काफी जोर की बारिश होगी, लेकिन हल्की बारिश करके बादल आगे बढ़ गए। शुभांगी ने बाहर निकलकर देखा कि जो महक हवा में थी वो गायब हो चुकी थी। शुभांगी ने मन ही मन सोचा, ये क्या हो गया, अचानक से महक गायब कैसे हो गई। शुभांगी हैरान थी। उसने मन ही मन सोचा, रजत सुंदरी के जागने में अभी 3 दिन बाकी हैं, लेकिन मुझे आज ही ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। हृदयम अपने घर में जब से आया था वो अपने कमरे में ही ध्यान में बैठा था। उसे पंच महाभूतों की शक्तियों को एक्टिवेट करना था, जिसकी प्रोसेस लंबी थी। उसके पास समय कम था। रजत सुंदरी को जागने में 3 दिन बाकी थे। उसके बाद उसके प्रकोप को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक बार रजत सुंदरी के जागने के बाद वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं होगा। हृदयम ध्यान में ही था कि तभी उसे गंभीर आवाज आती है, हृदयम, तुम जिस शक्ति से लड़ने जा रहे हो वो कोई साधारण शक्ति नहीं है। वो सालों से गुस्से में है। गुस्से और इंतजार के कारण उसकी शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए तुम्हें अपनी सारी शक्तियों को पहले हासिल करना होगा। अब तक तुमने 3 शक्तियां हासिल कर ली हैं। अब तुम साधना के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुके हो। ये अग्नि साधना है। इसे पाने में बहुत कष्ट होगा और इसे हासिल करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी। हृदयम ने कहा, पापा, मैं तैयार हूं। अब तुम योग अग्नि पैदा करो। हृदयम ने योग अग्नि का ध्यान शुरू किया। कुछ ही देर में उसके शरीर से भाप उठने लगी। उसका पूरा शरीर लाल होने लगा। हृदयम के बालों से हल्की हल्की लपटें उठने लगी थी कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका सारा ध्यान टूट गया। हृदयम की आंखें गुस्से से लाल थी। हृदयम उठा और उसने कहा, शुभांगी, तुम नहीं सुधरोगी। हृदयम अपनी साधना को अधूरी छोड़कर उठा और शुभांगी के पास पहुंचने के लिए तेजी से निकल पड़ा। पहाड़ी के नीचे पुलिस कैंप में शुभांगी को किसी ने फोन पर बताया कि गांव के कुछ बच्चे शाम से गायब हैं। वो नहीं मिल रहे हैं। शुभांगी ने पूछा, आखिरी बार बच्चे कहां दिखे थे? बाबूराम ने बताया कि आखिरी बार बच्चों को नागार्जुन होटल के खंडहरों की ओर जाते हुए देखा गया था। शुभांगी ने नाराज होते हुए कहा, मैंने आप सबको मना किया था ना कि उधर कोई ना जाए, लेकिन आप लोग हैं कि किसी की बात को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। बाबूराम ने कहा, मैडम, बच्चे हैं, पता नहीं कैसे चले गए। हमने सबको मना किया था। शुभांगी ने बाबूराम से कहा, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए और सभी लोगों को बोल दीजिए कि वहां कोई भी ना जाए। मैं देखती हूं। जी मैडम। शुभांगी ने सोचा, मैं जब पिछली बार वहां गई थी तब उन दोनों कांस्टेबल को पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था।
मैं खुद ही जाकर देखती हूं। शुभांगी ने कुछ लोगों को बताया कि वो किसी जरूरी काम से जा रही है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। शुभांगी ने जीप निकाली और अकेले ही नागार्जुन होटल के खंडहरों की ओर निकल पड़ी। कुछ देर की ड्राइव के बाद शुभांगी वहां पहुंच जाती है। शुभांगी मोबाइल के टॉर्च से ही बाहर इधर उधर देखती है और बच्चों को बुलाने के लिए आवाज देती है, लेकिन किसी भी तरह की आवाज नहीं आई। शुभांगी होटल के अंदर जाने से हिचक रही थी, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। शुभांगी खुद से कहती है, ये बच्चे भी न जाने कहां गए होंगे। अगर मैं ही अंदर जाने से डर रही हूं तो बच्चे कभी भी अंदर नहीं जाएंगे। ये सोचकर शुभांगी वहां से वापस लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी उसे होटल के अंदर से कुछ आवाज आती है, जैसे किसी का मुंह दबाया गया हो और वो मदद के लिए आवाज कर रहा हो। शुभांगी ने पलट कर देखा, ये आवाज होटल के खंडहरों के अंदर से आ रही थी। शुभांगी खुद से कहती है, ये आवाज कैसी? मुझे अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। शुभांगी ने अपनी गन निकाली और होटल के अंदर चली गई। उसे अंधेरा और भयानक लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे हर जगह से आवाजें आ रही थी। उसे लग रहा था कि वो किसी भूत प्रेत के घर में आ गई है। अचानक उसे एक कमरे से रोने की आवाज सुनाई दी। वो कमरे में गई तो देखा कि एक लड़की बंधी हुई है। लड़की की आंखें डर से फटी हुई थी। शुभांगी ने लड़की को खोला और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये वही लड़की थी जिसे शुभांगी ने करीब 1 साल पहले किडनैपरों से छुड़ाया था। लड़की ने शुभांगी से कहा, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। शुभांगी ने लड़की से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। शुभांगी ने लड़की से पूछा, तुम यहां कैसे आई? लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसने बस मुझे बचा लो की रट लगा रखी थी। शुभांगी ने उसे चुप कराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। शुभांगी ने लड़की को गोद में उठाया और बाहर निकल आई। उसने अपनी जीप में उस बच्ची को बैठाया और जीप की ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ी। शुभांगी ने जीप स्टार्ट की ही थी कि उसकी नजर बगल वाली सीट पर पड़ी। सीट पर बच्ची नहीं थी। शुभांगी को कुछ समझ नहीं आया। वो जीप से उतरकर एक बार फिर बच्ची को खोज रही थी, लेकिन आसपास वो कहीं नहीं दिखी। शुभांगी को एक बार फिर अंदर से आवाज आई। शुभांगी दोबारा होटल के अंदर जाती है। वो इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि तभी उसे एक कमरे के कोने में एक औरत दिखी जिसे किसी ने बहुत मारा था। वो रोती हुई अंधेरे में बैठी थी। शुभांगी उसके पास गई। उससे शुभांगी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने अपना चेहरा ऊपर किया। ये तो निशा, उसकी फ्रेंड थी, जिसके बारे में शुभांगी ने सुन रखा था कि किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी थी। शुभांगी ने निशा से पूछा, निशा, तुम यहां कैसे? मैंने तो सुना था कि तुम मर चुकी हो। यहां क्या कर रही हो? शुभांगी ने निशा को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। निशा की हालत बहुत बुरी थी। उसका चेहरा बेजान और सूखा हुआ था। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। वो बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। शुभांगी ने निशा को देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। निशा ने शुभांगी से कहा, शुभांगी, मैं मरी नहीं हूं, मुझे बचाओ। शुभांगी ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। वो बहुत खुश थी कि निशा जिंदा है। उसने निशा से पूछा, तुम यहां कैसे आई? तुम्हें क्या हुआ? लेकिन निशा ने कोई जवाब नहीं दिया। शुभांगी ने निशा को अपने साथ बाहर निकाला और उसे अपनी जीप में बिठाया, लेकिन शुभांगी अभी भी उस बच्ची की तलाश में थी। शुभांगी ने निशा से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं आती हूं। शुभांगी एक बार फिर उस बच्ची की तलाश में होटल की ओर जाती है, लेकिन उसे बच्ची नहीं दिखी। शुभांगी खड़ी सोच ही रही होती है कि तभी उसने बच्ची को होटल के अंदर की ओर भागते हुए देखा। वो बच्ची इस तरह से भाग रही थी कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। शुभांगी भागते हुए उसके पीछे जाती है। शुभांगी एक बार फिर होटल के अंदर थी। शुभांगी एक कमरे से दूसरे कमरे में बच्ची को खोज रही थी। तभी शुभांगी एक कमरे में धीरे से अंदर जाती है। ये शायद होटल का किचन रहा होगा। शुभांगी उस बच्ची को इधर उधर ढूंढ ही रही थी कि तभी शुभांगी ने देखा कि बच्ची किचन की अलमारी के ऊपर बैठी थी। शुभांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। शुभांगी एक बार तो उसे देखकर डर जाती है। शुभांगी ने उसकी ओर मोबाइल किया। मोबाइल की रोशनी से
बच्ची का चेहरा दिखता है। वो अजीब तरह से हंस रही थी। उसकी गहरी आंखें शुभांगी के अंदर तक झांक रही थी और बच्ची के होठों पर एक अद्भुत हंसी थी। शुभांगी चुपचाप बच्ची को एकटक देख ही रही थी कि वो बच्ची अलमारी से सीधे शुभांगी के ऊपर कूद जाती है। शुभांगी गिर जाती है, लेकिन वो बच्ची शुभांगी के गिरने के बाद भी उसके ऊपर ही रहती है। जैसे ही शुभांगी ने बच्ची को छुआ, उसका हाथ उस बच्ची से चिपका हुआ महसूस हो रहा था। शुभांगी ने उसे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो नीचे नहीं उतर रही थी। किसी तरह से शुभांगी ने खुद को संभाला और उस बच्ची को गोद में लिए हुए खड़ी हो गई। शुभांगी ये देखकर मन ही मन डर रही थी कि जो बच्ची कुछ देर पहले इतनी डरी हुई थी, वो अचानक से ऐसा बर्ताव कैसे करने लगी। उसने बच्ची की ओर देखा। उसके चेहरे पर वही गहरी और अजीब सी मुस्कान थी। शुभांगी उस अंधेरे होटल के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अब बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। शुभांगी होटल में दीवार का सहारा लेकर बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थी। शुभांगी को अचानक बच्ची बहुत भारी लगने लगी थी और उससे अब चला भी नहीं जा रहा था। शुभांगी होटल में इस तरह भटक रही थी कि मानो होटल के कमरों में दरवाजे ही ना हो। इस तरह भटकते हुए काफी देर हो चुकी थी। वो अब बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा कि थकान की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए वो वहीं बैठ गई। शुभांगी इस ठंड के मौसम में भी पसीने से तर थी। शुभांगी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम मेरे पास बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। लेकिन वो बच्ची शुभांगी को नहीं छोड़ रही थी। शुभांगी ने थोड़ा जोर लगाकर उसे खुद से अलग करना चाहा, लेकिन शुभांगी जितना जोर उससे अलग होने के लिए लगाती, वो उतने ही ज्यादा जोर से शुभांगी को कसते जा रही थी। बच्ची के ज्यादा जोर से कसने की वजह से शुभांगी का दम घुटने लगा था। उसकी सांसें रुक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी जान चली जाएगी। शुभांगी की आंखें बंद होने लगी थी और उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। वो बेहोश होने ही वाली थी कि तभी बच्ची ने शुभांगी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। शुभांगी ने खांसते हुए लंबी सांस खींची और आंखें बंद करके दीवार से टिक कर बैठ गई। अभी शुभांगी ने थोड़ी राहत की सांस ली ही थी कि उसकी गोद में बैठी बच्ची ने शुभांगी के गले में बहुत जोर से काटते हुए उसकी गर्दन को अपने दांतों में फंसा लिया। शुभांगी दर्द से बुरी तरह से चीखने लगी। क्या वो बच्ची शुभांगी को मार देगी? क्या शुभांगी ने वहां आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या हृदय सही वक्त पर आकर उसे बचा पाएगा? मिलाते हुए कहा, मैं भी तुमसे हम शुभांगी अपनी बात कह पाती, उसके पहले ही हृदय ने उसके होठों को अपने होठों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे में काफी देर तक डूबे रहे। शुभांगी ने धीमी आवाज में कहा, तुम यहां कैसे पहुंचे? हृदय ने कहा, तुमसे दूर में रह नहीं सकता, तुम्हारी याद मुझे तुम तक खींच लाती है। शुभांगी ने कहा, छोड़ो, अब हमें चलना चाहिए, कोई हमें इस तरह देख ना ले। इस वीरान में हमें कौन देखेगा? शुभांगी हृदय के गाल पर किस करते हुए कहती है, मुझे जाना होगा। हृदय ने शुभांगी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए हृदय शुभांगी को गोद में उठा लेता है और दोनों वापस कैंप में आ जाते हैं। लेकिन शुभांगी के मन में वही चल रहा था जो उसने उन खंडहरों में देखा था। रात के समय पुलिस कैंप के पास कार आकर रुकी। दो पुलिस वाले कार के पास बंदूक लेकर आते हैं। कार के अंदर शुभांगी थी। उसे देखते ही दोनों सैल्यूट करते हैं। शुभांगी कार से उतरकर उनसे पूछती है, क्या कोई नई सुराग मिले? पुलिसकर्मी शुभांगी से कहता है, नहीं मैडम, हमने आसपास के इलाके की तलाशी की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। शुभांगी ने उसको जाने के लिए कहा और हृदय को अपने साथ कैंप में ले आई। पुलिस वालों ने ठंड से बचने के लिए आग जलाई हुई थी। शुभांगी और हृदय वहीं बैठ जाते हैं। शुभांगी हृदय से कहती है, पता नहीं इस सब का अंत कब होगा।
तभी उसे कुछ याद आता है। उसने मोबाइल निकाला और बाबूराम को फोन लगाया। हेलो बाबूराम। बाबूराम ने कहा, जी मैडम, मैं कब से आपको फोन लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपका फोन लग ही नहीं रहा था। क्यों, अब क्या हो गया? मैडम, मैं आपको बताने के लिए फोन कर रहा था कि जो बच्चे गुम हो गए थे वो मिल गए हैं। शुभांगी ने हैरानी से पूछा, कहां मिले वो? मैडम, वो दोनों शहर चले गए थे। उन्हें लौटने में देर हो गई तो उसके घर वाले परेशान हो गए थे, इसलिए मैंने आपको फोन कर दिया था। शुभांगी ने राहत की सांस ली और कहा, कोई बात नहीं, ये अच्छा हुआ कि बच्चे सही सलामत घर वापस आ गए हैं। आगे से ख्याल रखिए कि कोई भी गांव का आदमी उस खंडहर और पहाड़ी के आसपास न जाए। हृदय ने शुभांगी से पूछा, आगे का क्या प्लान है? शुभांगी ने हृदय से कहा, हृदय, कल हम लोग सुबह पहाड़ी के ऊपर जाने वाले हैं। इसके लिए एक टीम बनी है जिसमें बाहर से आए एक्सपर्ट और मेरे साथ 3 पुलिस के लोग ऊपर जाएंगे। हृदय ने शुभांगी से कहा, शुभांगी, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, लेकिन हृदय, तुम एक सिविलियन हो, हम तुम्हें अलाउ नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि मैं एक सिविलियन हूं, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूं। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं, और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हृदय शुभांगी के गालों पर किस करता है और कहता है, मैं जानता हूं ये तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम है, तुम कोई रास्ता निकालो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, बस। हृदय, मैं जानती हूं कि तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए मुझे परमिशन लेनी होगी। हृदय ने कहा, ठीक है तो फिर मुझे बिना किसी को बताए ले चलो। शुभांगी ने कहा, अगर हम पकड़े गए तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। शुभांगी, तुम ये अच्छे से जानती हो कि ये कितना खतरनाक है, और तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। तुम उसकी शक्तियां महसूस कर चुकी हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें वहां अकेले जाने दूं? मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। शुभांगी ने हृदय को देखते हुए कहा, हृदय, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी चिंता करते हो। मैं तुम्हारी चिंता भी करता हूं, और मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूं। शुभांगी ने हृदय का हाथ पकड़ते हुए कहा, तो फिर आज तक तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? शुभांगी को देखते हुए हृदय ने कहा, मैं तुम्हारे भैया के कारण अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहा था। उनके मुझ पर बहुत एहसान है, उन्होंने ही मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर वो मेरी मदद ना करते तो शायद इतनी जल्दी मैं इतनी तरक्की कभी नहीं कर पाता। शुभांगी ने कहा, तुम बड़े पागल हो, ऐसा क्यों कह रही हो? शुभांगी ने कहा, मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा था तभी तुम्हें अपना दिल दे बैठी थी। अंकल के केस के बाद जब तुम चले गए थे, तब ना चाहते हुए भी मैं हमेशा तुम्हारा ही जिक्र करती रहती थी। एक दिन भैया के साथ खाने के टेबल पर बैठे हुए तुम्हारा जिक्र छिड़ा। मैंने तुम्हारी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी थी। उस दिन भैया ने हंसते हुए कहा कि शुभांगी, अगर तुम्हें हृदय जी पसंद हो तो बताओ, मैं बात करूंगा। मैंने ही मना कर दिया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वरना भैया अब तक तुमसे मेरे बारे में बात कर चुके होते। उन्हें तुम बहुत पसंद हो। हृदय कुछ सोचते हुए बोला, और मैं कब से तुमसे दूर जाने की सोच रहा था। शुभांगी ने हृदय का हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझसे दूर जाने के बारे में सपने में भी मत सोचना, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। ये कहते हुए शुभांगी हृदय के कंधे पर अपना सर रख लेती है। हृदय ने शुभांगी से कहा, तो फिर ये तय रहा, मैं तुम्हारे साथ पहाड़ी पर चलूंगा। शुभांगी ने कुछ सोचा, फिर किसी को फोन लगाया। क्या हृदय शुभांगी के साथ पहाड़ी में जा पाएगा? क्या है पहाड़ी का रहस्य? क्या पुलिस की टीम इसे पता लगाने में सफल होगी? जैसे ही भोर की पहली किरणों ने आकाश को सोने के रंग में रंगा, शुभांगी ने अपनी टीम के साथ जोखिम भरे पहाड़ी रास्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया। उनका मिशन शिखर पर छिपे रहस्य को उजागर करना था, एक ऐसा रहस्य जो पहले ही कई लोगों की जान ले चुका था। शुभांगी ने इन सबको खत्म करने की कसम खा ली थी। शुभांगी ने हृदय को भी हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में टीम में शामिल करने की परमिशन ले ली थी। शुरू से ही चढ़ाई जोखिम भरी थी। सुबह की धुंध से ढकी दांतेदार चट्टानें
उन सबको नीचे खाई में गिरा देने की धमकी दे रही थी। कटीली झाड़ियां उनके कपड़ों पर चिपक कर उनकी स्किन को फाड़ने के लिए बेताब थीं। इन झाड़ियों की वजह से उन सबकी चढ़ने की स्पीड काफी स्लो थी। सुबह से ये हवा और कोहरे ने मिलकर यहाँ एक भयानक सन्नाटा पैदा किया था। ये सन्नाटा केवल बजरी पर उनके जूतों की आवाज और कभी कभी किसी चौंके हुए पक्षी के रोने से टूटता था। वो सभी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए, चुनौतियां बढ़ती गई। अचानक हवा पतली हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया और रास्ता सकरा हो गया। उन सबको मजबूरन एक के बाद एक कतार में चलना पड़ रहा था। पहाड़ की चट्टानों से रिस रही पानी की बूंदों ने चट्टानों में फिसलन पैदा कर दी थी। खड़ी ढलानों से नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी ओर गहराई में खींच रही हो। पहाड़ी का वो अजीब सा सन्नाटा काफी भयानक था। शुभांगी के मन में बार बार बुरे ख्याल आ रहे थे। उसने कसकर हृदयम का हाथ पकड़ रखा था। हृदयम और शुभांगी एक दूसरे से एक रस्सी के सहारे बंधे हुए थे। शुभांगी को कल हुए वाकये की याद किसी अनजान अनहोनी का भय उसके मन में पैदा कर रही थी। वो सभी संभले हुए कदमों से पतले रास्ते से आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक अधिकारी का पैर फिसल गया। वो नीचे की ओर सरक कर एक चट्टान में अटक गया। हेल्प! प्लीज हेल्प मी! की आवाजें लगाने लगा। शुभांगी ने कहा, ये देखो, वो अभी जिंदा है, वो मदद के लिए बुला रहा है। तभी लटके हुए आदमी ने आवाज लगाई, आई कांट होल्ड इट एनी लॉन्गर, प्लीज सेव मी। हृदयम ने कहा, हमारे पास टाइम कम है, जो भी करना है जल्दी करना होगा। शुभांगी, तुम अपनी रस्सी खोलो, जल्दी करो। शुभांगी ने खुद को अलग किया। खड़ी ढलान होने की वजह से नीचे उतरना लगभग नामुमकिन था। वो पहाड़ी से नीचे गिर रहा था। उसने जिस चट्टान का सहारा ले रखा था वो भी उसके हाथों से फिसलती जा रही थी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थी। ये देखकर उन सब में दहशत फैल गई, लेकिन हृदयम जानता था कि उसे तेजी से कुछ करना होगा। हृदयम ने तेजी और सटीकता के साथ रस्सियां एक बड़ी सी चट्टान में बांधी और अपने गिरे हुए साथी को बचाने के लिए उस रस्सी के सहारे खुद को पहाड़ के किनारे से नीचे उतारा। ऊपर खड़े होने की नाम मात्र की जगह थी। हृदयम ने शुभांगी से कहा, आप लोग आगे बढ़िए, मैं इसे ऊपर लेकर आता हूं। शुभांगी ने वहां से जाने से मना करते हुए कहा, हम सब यहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ ही चलेंगे। हृदयम के लिए यह बचाव अभियान एक और खतरनाक चुनौती साबित हुआ। एक बार तो रस्सी ही ढीली पड़ गई और हृदयम खुद सरकता हुआ खाई में जाने लगा था, लेकिन शुभांगी और पुलिस के अन्य लोगों ने हृदयम की रस्सी को पकड़ लिया। हृदयम ने देखा कि वो एक्सपर्ट टीम का एक सदस्य है जो टेढ़ी मेढ़ी चोटी पर खतरनाक ढंग से झूल रहा था। उसका जीवन खतरे में था। उसका हाथ कभी भी छूट सकता था और वो कई फीट गहरी खाई में गिर सकता था। हृदयम ने पूरी ताकत से उस अधिकारी को पकड़ा और उसे खींचते हुए अपनी पीठ पर बैठा लिया। हृदयम उसे लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर आने लगा। उसका एक गलत कदम दोनों की जिंदगी खत्म कर सकता था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार हृदयम सुरक्षित उसे बाहर निकालने में कामयाब रहा। शुभांगी का दिल घबराहट से धड़क रहा था। हृदयम को ऊपर उठाते हुए शुभांगी ने हृदयम से पूछा, हृदयम, तुम ठीक हो ना? मौत को इतने करीब से देखने के बाद इस अनुभव ने उन सबके दिलों को हिलाकर रख दिया था, लेकिन शुभांगी ने चुन चुनकर ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया था जो ड्यूटी के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। वो सब जानते थे कि आगे का रास्ता खतरे से भरा होगा, लेकिन वो रहस्य को सुलझाने और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था उन्हें न्याय दिलाने की इच्छा से प्रेरित होकर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। पहाड़ी में ऊपर से नीचे उतरना बहुत मुश्किल होता और उन्हें यह नहीं पता था कि इस पहाड़ी में किस जगह रहस्य है, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर की जगह पैदल ही इस पर चढ़ने की योजना बनाई थी। जैसे जैसे सभी ऊपर चढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कोहरे की चादर मोटी होती जा रही थी। दिन छोटा था और रहस्य बना हुआ था। अब तक की थोड़ी चढ़ाई से ही उनकी सांसें फूलने लगी थी, इसलिए उन सबको एक सुरक्षित स्थान देखकर दिन ढलने से पहले कैंप लगाना था। तंग रास्तों से होते हुए वो थोड़ी ही ऊंचाई पर पहुंचे थे कि तभी कुछ पुलिस वालों को सांसें लेने में काफी दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने कहा, मैडम, यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है।
तभी एक एक्सपर्ट ने कहा, यह समझ से परे है। उनके इंडिकेटर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम बता रहा था, मगर वो इस बात से हैरान थे कि इतनी कम ऊंचाई पर ऑक्सीजन इतनी कम कैसे हो सकती है। कुछ देर आराम करने के बाद वो बढ़े ही थे कि वो सब देखते हैं कि यहाँ पेड़ों पर अजीब पैटर्न उकेरे गए थे। वो सब ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि उन पर कोई नजर रख रहा है। पहली चुनौती तब सामने आई जब वो सब रास्ते में एक मोड़ पर पहुंच गए। यहाँ प्राचीन पत्थरों में उकेरी गई रहस्यमयी पहेलियां और छिपे हुए सुराग थे जो उन्हें रहस्य की गहराई तक ले जा रहे थे। ये पहाड़ी उनकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन जैसे वो सभी इसके रहस्य को सुलझाने का प्रण लेकर आए थे। विशेषज्ञ दलों के हाथों में एडवांस इक्विपमेंट थे जो पहाड़ी के रहस्यों का पता लगाने में काफी मददगार साबित होंगे। एक्सपर्ट्स में डॉक्टर आन्या पेट्रोवा भी शामिल थीं, जो एक प्रसिद्ध भूविज्ञानी थीं और चट्टानों में छिपी हुई जानकारियों पर गहरी पकड़ रखती थी। प्रोफेसर माइकल चेन, एक वनस्पति शास्त्री जो चरम वातावरण की वनस्पतियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं, उनके पीछे पीछे थे। वायुमंडलीय घटनाओं की गहरी समझ रखने वाली मौसम विज्ञानी डॉक्टर सारा जोन्स ने अभ्यास की नजर से आकाश को स्कैन किया, जबकि टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ श्री डेविड ली ने अपने इक्विपमेंट के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित किया। एक सुरक्षित स्थान में पहुंचने के बाद पहला काम कैंप लगाना था। एक जगह छोटा मैदान था, वहां सभी ने कैंप लगाना शुरू किया, प्रैक्टिस एफिशिएंसी के साथ। कुछ ही घंटों में उन्होंने मजबूत तंबू लगाए जो कठोर पहाड़ी हवाओं से सुरक्षित थे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, भूमिगत संरचनाओं का मानचित्रण करने में सक्षम एक शक्तिशाली उपकरण सावधानीपूर्वक तैनात किया गया था। थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस एक ड्रोन ऊपर मंडरा रहा था। एयर क्वालिटी निगरानी प्रणाली किसी भी हवा में होने वाले किसी तरह के बदलाव को बेहतर क्वालिटी से मेजर कर सकती थी। इसके साथ ही इस पहाड़ी में अचानक से होने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी लेने के लिए एक पोर्टेबल वेदर स्टेशन भी तैयार किया गया था। जैसे जैसे कैंप ने आकार लिया, विशेषज्ञ एक मेज के चारों ओर छिप गए। उनके चेहरे उनके लैपटॉप की चमकती स्क्रीन से रोशन हो गए। वहां रखी डिवाइसेस से डेटा का फ्लो शुरू हुआ, जिससे पहाड़ी की एक जटिल तस्वीर तैयार हुई। डॉक्टर पेट्रोवा ने रडार स्क्रीन पर कुछ स्ट्रेंज देखा। उन्होंने सभी को बुलाकर स्क्रीन की ओर इशारा करके दिखाया, जो कि पहाड़ी के बीचों बीच बनी एक ऐसी गुफा थी जिसके एंट्रेंस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी ने बहुत ही कारीगरी से तराश कर बनाया हो। प्रोफेसर चेन ने उपग्रह चित्रों की जांच की। ढलानों पर अनयूजुअल वेजिटेशन पैटर्न्स का विश्लेषण करते समय उनकी भौहें एकाग्रता से सिकुड़ गईं। डॉक्टर जोन्स ने हवा के पैटर्न का अध्ययन किया, ऐसे किसी भी सुराग की खोज की जो उस ठंडी खुशबू को समझ सके जिसने आसपास के क्षेत्र में कहर बरपा रखा था। हर नई खोज के साथ टीम पहाड़ी के रहस्य को सुलझाने के करीब पहुंच रही थी। वो समझ गए कि जिन रहस्यों का वो सामना कर रहे हैं वो केवल भूवैज्ञानिक या वनस्पति संबंधी नहीं है, बल्कि इतिहास, विज्ञान और मानव मन के सबसे अंधेरे कोनों के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री थी। शुभांगी ने हृदय से कहा, आज की जर्नी खतरों से भरी थी। मुझे तो लगा कि आज तुम गए। हृदय ने कहा, मैं इसीलिए तुम सबके साथ आया हूं ताकि तुम लोगों की हिफाजत कर सकूं। शुभांगी ने कहा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आज हम सब इतनी चढ़ाई करके ऊपर आ चुके हैं, लेकिन हमें आज वो हिप्नोटाइज करने वाली न महक आई और ना ही कुछ ऐसा हुआ जो कि रहस्यमयी लगे, जबकि नीचे घटनाएं शाम होते ही शुरू हो जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जिसे ऊपर ढूंढ रहे हो वो नीचे से ही ये सब कर रहा हो। हृदय ने कहा, शुभांगी, मैं फिर से यही कहूंगा कि ये काम किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। जरूर इसके पीछे ऐसी ताकत है जो हम सबकी समझ से परे है। ये हमारे डर को ही हमारे सामने लाकर एक दूसरे की जान का दुश्मन बना देती है। ये हमें वही दिखाती है जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है और जिसने हमें कभी ना कभी परेशान किया था। कैंप में चूल्हे के पास तैनात एक पुलिस वाले ने नूडल्स के एक बर्तन को हिलाया, जिसकी भाप से हल्की और आकर्षक सुगंध आ रही थी। अचानक वो रुक गया। खुशबू तेज होने के कारण उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये खुशबू मीठी और मादक थी जो वहां के लोगों की जानी पहचानी थी।
कुछ ही देर में वो अपने साथियों की ओर मुड़ा। तब दूसरे पुलिस वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कान थी। उसकी आंखें हिंसक भूख से चमक रही थीं। एक एक करके दूसरे पुलिस वाले भी उस खुशबू की घातक शक्ति के आगे झुकने लगे, जैसे किसी ने उन्हें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया हो। कुछ ही देर में वो सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बनकर बड़ी ही बेरहमी से एक दूसरे पर हमला करने लगे। उनके सामने जो कोई भी आ रहा था वो उसे जानवरों की तरह नोचकर काट रहे थे, मार रहे थे। कैंप में अफरा तफरी मच गई। वादी की शांति की जगह चीख पुकार ने ले ली। उस खुशबू ने एक इनविजिबल हाथ की तरह उनके दिमाग को घुमा दिया और उन्हें खतरनाक वहशी जंगली जानवर बना दिया। कोई उन सबको अपने हाथों से नासमझ कठपुतलियों की तरह नचा रहा था। अफरा तफरी के बीच एक पुलिस वाले ने, जिसका चेहरा लड़ते हुए बुरी तरह बिगड़ गया था, उसने अपने चेहरे के झूलते हुए एक हिस्से को अपने हाथों से पकड़ रखा था। इसके बावजूद भी वो दूसरों को मारने पर उतारू था। उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ियां उठाई और एक्सपर्ट्स के कैंप में फेंक दी और खुद चूल्हे के ऊपर कूद गया। उसके पूरे शरीर में आग लग गई। आग की लपटें उठने लगी। उसकी जलती हुई स्किन की तीखी गंध हवा में भर गई। वो जलते हुए दौड़कर अपने शरीर में लगी हुई आग से सभी कैंपों को जला रहा था। शोर सुनकर हृदय और शुभांगी भी बाहर आए। शुभांगी बाहर का मंजर देखकर बहुत डर गई। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो मूर्ति बनकर खड़ी थी कि तभी वो जलता हुआ पुलिस वाला शुभांगी की ओर अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए आ रहा था। शुभांगी उसे देखकर भागना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगें वहीं जम सी गई थी। वो तेजी से दौड़ता हुआ शुभांगी के पास आया और वो शुभांगी को पकड़ने ही वाला था कि तभी हृदय ने शुभांगी को अपनी ओर खींच लिया। अगले ही पल वो जलता हुआ आदमी गहरी खाई में गिर गया। हवा में फैली सुगंध से शुभांगी की पलकें भारी होने लगी। उसकी आंखें झपकने लगी। क्या होगा शुभांगी का? क्या वो भी हिंसक होकर कुछ कर बैठेगी, या फिर हृदय का सामना होगा एक नई ताकत से? क्या वो अपनी खोज पूरी कर पाएगा? भारी होती देखकर हृदय समझ जाता है कि उस पर सुगंध का असर हो रहा है। तभी हृदय ने अपनी जेब से कुछ अजीब से बीजों को निकाला, जिनमें काली सफेद धारियां बनी हुई थी, और उन्हें मसलकर उनसे निकले तेल को शुभांगी की आंखों और पूरे चेहरे पर लगा दिया। इसके लगाते ही शुभांगी की भारी हो रही पलकें नॉर्मल होने लगी। उन दोनों ने देखा कि कैंप में तबाही का मंजर था। एक दूसरे को मौत के घाट उतार चुके पुलिस वाले जमीन पर पड़े थे। हृदय और शुभांगी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे कि तभी कुछ आवाज आई। शायद शुभांगी के पैरों के नीचे कुछ आया था। शुभांगी ने पैर हटाकर देखा तो ये एक आंख थी जो शरीर से बाहर निकलकर जमीन में पड़ी हुई थी। हृदय ने तुरंत शुभांगी की आंखें अपने हाथों से बंद कर दी और उसे लेकर वहां से हट गया। सामने एक पुलिस वाला चट्टान से टिक कर बैठा हुआ था। उसके शरीर में हलचल हो रही थी। जब ये दोनों उसके पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका पेट पूरी तरह से फट चुका था और वो अपनी आंतड़ियों को लेकर अपने हाथों से पकड़े हुए था। ये देखकर शुभांगी बहुत डर जाती है और वह भागते हुए कुछ दूर जाती है। उसे उल्टी आ रही थी। हृदय शुभांगी के साथ एक्सपर्ट्स के कैंप की ओर बढ़ता है, लेकिन ये क्या, उनका कैंप भी पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था और वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद ही उस खतरनाक पहाड़ी पर शाम की ठंड में हृदय और शुभांगी इस नरसंहार के बीच खड़े थे। वो दोनों इस दृश्य को देखकर अंदर तक हिल गए थे। हृदय, जिसके पास शक्तियां थी, वो भी इस डरावने मंजर को देखकर डर गया था। ये सब देखने के बाद शुभांगी के दिमाग में घटनाओं की डरावनी तस्वीर ने उसे विचलित कर दिया था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। शुभांगी ने हृदय से रोते हुए कहा, हृदय, प्लीज यहां से चलो। मैं अब यहां नहीं रहना चाहती। मुझे यहां से ले चलो। हृदय ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, शुभांगी, हिम्मत से काम लो। मैं हूं ना, घबराओ नहीं। तुमने देखा है रास्ता कितना खतरनाक है और उस रास्ते पर रात में चलना काफी रिस्की हो सकता है। अभी हमें उन खोए हुए एक्सपर्ट्स को भी खोजना है, इसलिए हमें अभी यहां रुकना ही होगा। शुभांगी ने हृदय से कहा,
तुम्हें ये सब देखने के बाद भी लगता है कि उनमें से कोई जिंदा बचा होगा? हृदय ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमें उनकी बॉडी चाहिए होगी, वरना हम नीचे जाकर क्या जवाब देंगे? इसलिए उनकी बॉडी हमें खोजनी ही होगी। हृदय के मना करने के बाद भी शुभांगी बार बार हृदय से उसे वापस ले जाने के लिए कह रही थी। शुभांगी को देर तक समझाने के बाद वो शांत होती है। उन दोनों ने एक्सपर्ट्स को खोजना शुरू किया। हृदय ने अपनी आंखें बंद कर आसपास देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखा। शाम का समय हो रहा था। पहाड़ी पर भयंकर धुंध छा चुकी थी। अगले कदम पर क्या है, यह देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। हृदय शुभांगी का हाथ पकड़कर उस ओर जा रहा था जहां जंगल था। उसने सोचा कि शायद एक्सपर्ट्स वहां छुपे होंगे। हृदय ने नोटिस किया कि पहाड़ी से आने वाली खुशबू सिर्फ मादक ही नहीं, बल्कि दिमाग को भ्रमित करके हिंसक बनाने वाली थी। हृदय मन में सोच रहा था, कोई इस खुशबू का उपयोग दिमाग में हेरफेर करने और दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है, लेकिन ऐसा कौन और क्यों कर रहा है? हृदय जानता था कि वो एक अदृश्य दुश्मन का सामना कर रहा है, लेकिन वो लोगों को बचाने और भविष्य में होने वाली इस तरह की घटनाओं को रोकने का इरादा कर चुका था। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, उनकी सुरक्षा की भावना खत्म होती जा रही थी। हृदय शुभांगी को हर समय चौकन्ना रहने के लिए कह रहा था। शुभांगी मन ही मन सोच रही थी, अगर आज हृदय मेरे साथ ना होता तो न जाने मेरा क्या हाल होता। कैसे पहाड़ी से आने वाली एक खुशबू किसी इंसान को इस तरह से हिंसक बना सकती है। हृदय और शुभांगी पहाड़ में एक्सपर्ट्स को तलाश रहे थे। तभी काले घने बादलों के बीच से बिजली ने चमकना शुरू कर दिया। शुभांगी ने कहा, हृदय, हमें कैंप में चलना चाहिए, लगता है तेज बारिश होगी। हृदय ने सर हिलाया और वापस जाने के लिए चल पड़े। अभी उन्होंने कुछ ही दूरी तय की थी कि तभी तेज बारिश ने उन्हें घेर लिया। वो दोनों जहां थे वो खुली जगह थी। यहां छुपने का कोई ठिकाना नहीं था। बारिश के साथ ओले इतनी तेजी से उन पर गिर रहे थे कि मानो कोई गुस्से से उन पर पत्थर मार रहा हो। हवा में अजीब सी दुर्गंध सी फैली हुई थी। वो दोनों बारिश के बीच फिसलन से बचते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहे थे कि तभी शुभांगी ने अजीब सी आवाज सुनी। उसने हृदय को रोकते हुए कहा, क्या तुमने ये सुना? हृदय ने भी कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन बारिश और तेज हवा के बीच बमुश्किल सुनाई देने वाली एक लयबद्ध खरोंच की आवाज आ रही थी, जैसे कोई पत्थरों को किसी नुकीली चीज से कुरेद रहा हो। जैसे जैसे कुरेदने की आवाज तेज और करीब आती गई, शुभांगी के दिल की धड़कनें उसके कानों में सुनाई देने लगी। शुभांगी हृदय से लिपट गई। उन दोनों ने एक चट्टान का सहारा लिया और उनकी पीठ एक बड़ी सी चट्टान से चिपक गई। उन्होंने देखा कि धुंध में कुछ आकृतियां उभर रही थी। उनके चेहरे बारिश और अंधेरे में साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे। जैसे जैसे वो आकृतियां उनके करीब आती गईं, तब उन्हें पता चला कि वो सभी विदेशी एक्सपर्ट थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा पीली और खिंची हुई थी। उनकी आंखें खोखली और बेजान थी। वो झटकेदार चाल के साथ आगे बढ़ रहे थे। दोनों ने देखा कि वो अपने ही हाथों को अपने दांतों से नोच रहे थे। ये कुछ और ही थे। इन्हें देखकर लग रहा था जैसे इनके अंदर शैतान समा चुका हो। उनके चेहरे और शरीर ऐसे दिख रहे थे जैसे शरीर का सारा मांस खत्म हो चुका हो, केवल चमड़ी हड्डी से चिपकी हुई थी। उनकी आवाजें कर्कश और फुसफुसाहट जैसी थीं, जैसे वो भूख से बेहाल हों और उनसे बोला न जा रहा हो। शुभांगी उन्हें देखकर डर से कांपने लगती है। बारिश और ठंड ने भी उसका बुरा हाल किया हुआ था। हृदय और शुभांगी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं जब उनमें से एक ने कहा, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हम तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। सबसे ज्यादा दोनों को हैरानी इस बात की थी कि बोलने वाले को हिंदी नहीं आती थी। फिर वो हिंदी कैसे बोल सकता था? दो शैतानों ने हृदय को पकड़ लिया था। हृदय उन्हें खुद से दूर कर रहा था। उसे एक ठंडे और बेजान हड्डीदार हाथ ने पकड़ लिया था। शुभांगी ने उन्हें लात मारकर खुद से दूर किया और चिल्लाते हुए भागने लगी, लेकिन उनसे भागना इतना आसान नहीं था। एक ने शुभांगी का पैर पकड़ लिया और उसे अपने साथ घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा। बाकी के शैतान भी हृदय को छोड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगे।
वो जंगल में जाने ही वाले थे कि तभी बिजली गिरने की तेज आवाज हुई और प्रकाश की एक चकाचौंध कर देने वाली चमक से पूरा इलाका भर गया। शुभांगी ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल शुभांगी अपने आप उल्टी दिशा में तेजी से घिसटती हुई हृदय के पास आ गई। वो सभी शैतान एक बार फिर मुड़कर उनकी ओर बढ़ने लगे। अगले ही पल एक बार फिर बहुत जोर से बिजली कड़की। इस बिजली की चमक लंबी और शक्तिशाली थी। आसमान की बिजली हृदय के हाथों में समा रही थी। उसके पूरे शरीर में बिजली कौंधने लगी थी। उसकी आंखें आग से चमक उठी और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह भारी हो चुकी थी। उसने अपनी गड़गड़ाहट भरी आवाज में कहा, चले जाओ यहां से। लेकिन वो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि मानो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। वो शुभांगी को अपने साथ ले जाने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जोरदार बिजली हृदय के हाथों से निकलकर तेज आवाज और रोशनी के साथ उनके ऊपर गिरी। वो सभी दर्द से चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाने की आवाजें ऐसी थी जैसे एक इंसान एक साथ 3 आवाजों में चिल्ला रहा हो। वो सभी छटपटाते हुए ऐंठने लगे। उनके शरीर धुएं के साथ घुल रहे थे। देखते ही देखते वो सभी धुएं में बदल गए। तूफानी बारिश के साथ अब हवा भी तेज चलने लगी थी। बादल और ज्यादा घने हो गए थे। हृदय और शुभांगी ने एक दूसरे को देखा। शुभांगी का चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। वो बच तो गई थी, लेकिन उसके साथ हो रही घटनाओं को वो कभी भी भूल नहीं पाएगी। हृदय ने शुभांगी का हाथ पकड़ा और बारिश से बचने के लिए कोई जगह तलाश करने लगा। तभी उसे 2 चट्टानों के बीच थोड़ी सी जगह दिखी। वो शुभांगी के साथ वहां चला गया। वो एक छोटी गुफा थी जिसमें 2 लोगों के लिए ही जगह थी, लेकिन यह बारिश से पूरी तरह सुरक्षित जगह थी। अंधेरा हो चुका था। दोनों पूरी तरह भीगे हुए थे और शुभांगी ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। हृदय ने पास ही पड़ी कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और अगले ही पल हृदय के हाथ जगमगा उठे। उसकी उंगलियों से एक छोटी सी लौ अस्तित्व में आ गई। आग उसकी हथेली में डांस कर रही थी, जिससे गुफा की दीवारें चमक उठी। अंधेरा गायब हो चुका था। हृदय ने हाथों की लौ से लकड़ी को जलाया और अपनी जैकेट आग के पास सूखने के लिए टांग दी। शुभांगी हृदय को देख रही थी। गुफा के अंदर और आग की गर्मी में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। शुभांगी भी हृदय के पास बैठी थी। बाहर तूफान जारी था, लेकिन यहां गुफा के भीतर खामोशी में एक अलग तरह का तूफान चल रहा था। शुभांगी भीगी हुई थी, इसके बावजूद उसने जैकेट पहन रखी थी। हृदय ने धीरे से शुभांगी को अपने पास खींच लिया। शुभांगी की बाहें उसके कंधे से लिपटी हुई थीं। हृदय ने उसके हाथों को अलग करते हुए धीरे धीरे उसकी जैकेट उतारी। शुभांगी गर्मी और आराम की तलाश में हृदय की ओर झुक गई। अजीब सी खामोशी उन दोनों के बीच थी। शुभांगी ने बमुश्किल सुनाई देने वाली आवाज में हृदय के बिल्कुल पास जाते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। शुभांगी ने हृदय की आंखों में देखा। शुभांगी का दिल तेजी से धड़क रहा था। शुभांगी ने कांपती हुई आवाज में हृदय से कहा, हृदय, मुझे ठंड लग रही है। हृदय ने शुभांगी के चेहरों से बालों की एक छोटी सी लट को हटाया। उसके स्पर्श से शुभांगी के शरीर में सिरहन दौड़ गई। आपस में उनकी नजरें मिली। धीरे धीरे हृदय ने अपने होंठ शुभांगी के होठों से मिला दिए। यह पल अनकही भावनाओं से भरा हुआ था। शुभांगी हृदय की बाहों में लिपट गई। उनके शरीर प्यार और गर्मी की चाहत में आपस में गुद गए। बाहर ठंडी तेज हवा चल रही थी और अंदर गर्म सांसों का तूफान उठ रहा था। इस पल वो दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। रात बीत जाने के बाद तूफान आखिरकार थम गया। उन्होंने देखा कि भोर की पहली किरणें आकाश को हल्की चमक से रंग रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और वहां से बाहर निकले। हृदय ने शुभांगी से कहा, शुभांगी, हमें कैंप वापस लौटना होगा, वरना हम यहां ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे। शुभांगी ने हां में सर हिलाते हुए कहा, लेकिन अगर वो सभी फिर वहां आ गए तो? हृदय ने शुभांगी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी शुभांगी को कुछ नहीं होने दूंगा। शुभांगी ने पूछा, क्या इस सुगंध की वजह से नीचे कैंप में भी ऐसा हड़कंप तो नहीं मचा होगा? हृदय के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने शुभांगी का हाथ थामा और पहाड़ी के ऊपर वाले कैंप की ओर वो दोनों बढ़ चले।
क्या हृदयम और शुभांगी को कैंप में कुछ मिलेगा? क्या उनकी मुलाकात रजत सुंदरी से हो पाएगी? या पार करते हुए आगे बढ़े। तूफान थम गया था, लेकिन अभी भी गीली धरती और हवा में सड़े हुए पत्तों की गंध भरी हुई थी। भूख के मारे शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझसे चला नहीं जा रहा। हृदयम ने शुभांगी को कहा, बस थोड़ी दूर और, हम कैंप में पहुंचने ही वाले हैं। वो दोनों पहाड़ी के ऊपर वाले कैंप में फिर इस उम्मीद से वापस जा रहे थे कि शायद उनके खाने पीने की चीजें और कुछ जरूरी सामान उन्हें मिल जाए। कुछ ही देर में वो कैंप पहुंच जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि तूफानी बारिश के बावजूद उनके कैंप को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। वो दोनों कैंप की ओर बढ़े। उन्हें राहत तब मिली जब उन्होंने देखा कि वहां रखी चीजें सही सलामत थी। उनके पास कई दिनों के लिए डिब्बाबंद खाना उपलब्ध था। शुभांगी ने इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट निकाला। शुभांगी भूख से छटपटा रही थी। हृदयम ने आग जलाई और खाना गर्म किया। भयानक रात के बाद साधारण भोजन का स्वाद स्वर्ग जैसा था। शुभांगी ने कहा, हृदयम, चलो यहां से वापस चलते हैं, इससे पहले कि हम और किसी मुसीबत में फंस जाएं। हृदयम ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, शुभांगी, हम यहां तक आ चुके हैं, अब यहां से वापस जाना सही नहीं होगा। और देखो, किस्मत भी हमारे साथ है। सबसे जरूरी हमारे लिए खाना और पीना था, वो भी पूरी तरह बचा हुआ है। यहां से वापस हम इस रजत सुंदरी का किस्सा खत्म करके ही जाएंगे। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हृदयम और शुभांगी ने एक बार पहाड़ी पर खोज शुरू की। वो घंटों से रजत सुंदरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक शुभांगी रुक गई। उसने आगे एक छोटी सी जगह की ओर इशारा किया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने हृदयम से कहा, हृदयम, देखो वहां कोई है। हृदयम ने शुभांगी को रोका और उस ओर आगे बढ़ा। हृदयम ने देखा कि एक महिला जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो खून से सनी हुई थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई लेकिन चल रही थी। हृदयम उसके पास गया। उसने उसका चेहरा पहचान लिया। ये डॉक्टर आन्या पेट्रोवा थी, जो टीम की ही एक्सपर्ट सदस्य थी। हृदयम ने शुभांगी को अपने पास बुलाते हुए कहा, शुभांगी, मेरी मदद करो। शुभांगी तेजी से आगे बढ़ी। उन्होंने सावधानी पूर्वक महिला को उठाया और हृदयम ने उसकी चोटों को अपनी आंखों से स्कैन करना शुरू कर दिया। आन्या के माथे पर गहरा घाव था और उसकी कई हड्डियां टूटी हुई थीं। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम, इसे कैंप में लेकर चलते हैं। हृदयम ने आन्या को सावधानी पूर्वक अपने कंधों पर उठाया और वो कैंप की ओर चल पड़े। जैसे ही वो चले, शुभांगी ने कुछ अजीब देखा। महिला की आंखें हल्की सी खुली हुई थी और वो उन्हें देख रही थी, लेकिन उसकी निगाहों में कुछ खालीपन और बेजान सा था। शुभांगी उसकी खुली आंखें देखकर एक बार के लिए कांप उठी। उसे लगा दूसरों की तरह ये भी पागल ना हो गई हो, लेकिन उसने इस विचार को एक तरफ धकेल दिया और आन्या को सुरक्षित पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया। सूरज ढलने के साथ ही वो कैंप में पहुंच गए। उन्होंने आन्या को अंदर लेटाया और उसके चोटों को साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही शुभांगी ने महिला के घाव साफ किए, तो उसे और कुछ अजीब चीज नजर आई। आन्या की स्किन ठंडी और चिपचिपी थी और उसकी आंखें दूर तक शून्य में घूर रही थीं। शुभांगी ने कांपती आवाज में हृदयम के कान में कहा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। शुभांगी ने धीरे से महिला के माथे के घाव के आसपास का खून और गंदगी पोंछ दी। घाव गहरा था। हृदयम जानता था कि इसे जल्द ठीक करना होगा, वरना इसकी जान भी जा सकती है। हृदयम ने अपनी ऊर्जा केंद्रित की। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। उसने अपना हाथ घाव के ठीक ऊपर रखा और महिला के शरीर में सनसनी फैल गई। आन्या थोड़ा करहा उठी। उसकी पलकें बंद हो गईं। शुभांगी ने उसका हाथ पकड़कर धीमे से कहा, डोंट वरी, you'll be fine। आन्या शांत लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें धीमी चल रही थी। शुभांगी उत्सुकता से हृदयम को देख रही थी। हृदयम का हाथ आन्या के माथे पर था। हृदयम उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें एकाग्रता से बंद हो गईं। हृदयम ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और अपनी शक्ति महिला के शरीर में प्रवाहित करने लगा। ऐसा करते हुए हृदयम उसके दर्द को महसूस कर सकता था।
उसने टूटी हुई हड्डियां देखी जो एक दूसरे से रगड़ने वाले नुकीले किनारों में बंट चुकी थी। हृदय के ऊर्जा के प्रवाह से हड्डियों के नुकीले किनारे आपस में जुड़ने लगे और पूरी तरह हड्डियां आपस में जुड़ गईं। ऐसा करते हुए आन्या का शरीर थोड़ा ऐंठ गया। उसके मुंह से आह निकल गई। हृदय ने अपनी ऊर्जा का प्रवाह जारी रखा। हड्डियों की दरारें बंद हो रही थीं। तभी हृदय के हाथों से एक गर्म चमक निकली जिसने आन्या के शरीर में सुनहरी रोशनी फैला दी। धीरे धीरे उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं और उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण भाव था। आन्या के शरीर का दर्द कम होते ही उसे गहरी नींद आ गई। हृदय ने अपनी आंखें खोली। उसने शुभांगी की ओर देखा जो हैरान आंखों से उसे घूर रही थी। हृदय ने शुभांगी से कहा, वो ठीक हो जाएगी। शुभांगी ने सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शुभांगी ने हृदय की शक्तियों को पहले भी देखा था, लेकिन ये अलग था। उपचार और उसका इतनी जल्दी रिजल्ट, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शुभांगी ने धीमे से कहा, हृदय, तुम सचमुच एक सुपर हीरो हो। हृदय मुस्कुराया। उसने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हृदय हूं। असली सुपर हीरो तो तुम हो, जिसने कई बार यहां के खतरों का सामना किया, लेकिन बिना हिम्मत हारे आज भी लोगों की भलाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इस पहाड़ी पर हो। शुभांगी ने हृदय से कहा, हृदय, आन्या का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। हृदय ने शुभांगी से कहा, हां तुमने सच कहा, लेकिन यह बहुत अच्छा हुआ। अगर सिर्फ हम दोनों ही नीचे जाते तो हमें बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ते। आन्या के बचने से हम पर उठने वाले सवाल खत्म हो जाएंगे। शुभांगी ने हृदय से कहा, आन्या को इस तरह अकेला छोड़कर हम रजत सुंदरी के रहस्य का पता कैसे लगाएंगे? हृदय खड़ा हुआ और शुभांगी से कहा, उसकी चिंता मत करो, तुम यहीं रुको, मैं अकेला ही आगे बढ़ूंगा। आज वो कैंप में ही रह गए थे। हृदय कैंप के एक किनारे में ध्यान लगाए बैठा था। शुभांगी भी लैपटॉप पर पहाड़ी के संबंध में डेटा कलेक्ट कर रही थी। रात के अंधेरे ने एक बार फिर पहाड़ी को स्याह अंधेरे में ढक दिया। चांद बादलों के पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। हड्डियों को कपा देने वाली ठंडी हवा पेड़ों के बीच से गुजरती हुई अजीब सी सनसनाहट की आवाज पैदा कर रही थी। जंगल की गहराइयों से गूंजती डरावनी और खून जमा देने वाली चीख से पहाड़ का सन्नाटा टूट गया। ये ऐसी आवाज थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज एक भयानक गुस्से से भरी हुई थी, जिसने सोई हुई आन्या को जगा दिया और हृदय के ध्यान को भी तोड़ दिया था। शुभांगी ने हृदय की ओर देखकर घबराते हुए कहा, आज रजत सुंदरी के जागने की रात है। उन्हें पता चल चुका था कि रजत सुंदरी जाग गई है। इस बार उसकी आवाज में आतंक बढ़ गया था। गुस्से और बदले की गहरी चाह थी। वो इस बार पहले से भी ज्यादा भयानक और डरावनी थी। शुभांगी ने हृदय से कहा, यह भयानक आवाज कहीं रजत सुंदरी की तो नहीं? कैसी अजीब आवाज है ये? हृदय ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जिसकी भी आवाज है वो बहुत गुस्से में लग रहा है। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। आन्या बहुत डरी हुई थी। उसने शुभांगी से कहा, पुलिस ऑफिसर, what is happening here? Please save me. I don't want to die. शुभांगी ने आन्या का हाथ थामा और कहा, Nothing will happen to you. Trust me. वो सभी अपनी जगह पर खड़े थे। उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो चुकी थी। शुभांगी आन्या के पास थी। हृदय कैंप से बाहर निकल गया। सभी ने देखा कि हवा में अजीब से सफेद रंग के चमकीले छोटे छोटे क्रिस्टल तैर रहे हैं और वही जानी पहचानी महक एक बार फिर हवा में फैल चुकी थी। हृदय ने कुछ बीजों को शुभांगी की ओर फेंकते हुए कहा, शुभांगी, जल्दी से इन बीजों को मसलकर अपने और आन्या के चेहरे पर लगा दो, जल्दी करो। हृदय ने देखा कि कुछ दूरी पर दो चमकती आंखें उनकी ओर बढ़ रही थी। हृदय ने देखा कि एक 7 फीट लंबी महिला, जिसका शरीर सूखकर कंकाल हो चुका था, वो अपने हाथ और पैर की मदद से जानवरों की तरह रेंगती हुई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसका शरीर घोस्ट ट्री की तरह चमक रहा था। हृदय ने इस जीव को पहचान लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि रजत सुंदरी ही थी। लेकिन जैसा गांव वालों ने उसके बारे में बताया था, ये उससे बिल्कुल अलग थी। वो जब चल रही थी
तो उसकी हड्डियों से पत्थर काटने वाली ब्लेड की तरह आवाज आ रही थी। हृदयम जानता था कि उसे अब लड़ना ही होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सभी शक्तियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसका शरीर कांपने लगा। हृदयम आगे बढ़ा। उसकी ऊर्जा ने उसके चारों ओर एक झिलमिलाती ढाल बना दी थी। शुभांगी और आन्या उसके पीछे ही रुक गई। हृदयम की उंगलियों से बिजली की चमक निकल रही थी। हृदयम पूरी ताकत से रजत सुंदरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक रजत सुंदरी भयानक दर्द से कराहती हुई चीख उठी। उसकी चीख कानों के पर्दे फाड़ने वाली थी। रजत सुंदरी की ओर बढ़ रहा हृदयम भी उसका ये हाल देखकर रुक गया। रजत सुंदरी वापस घने जंगलों की ओर जानवरों की तरह दौड़ती हुई उनमें समा गई। हृदयम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रजत सुंदरी को क्या हुआ। हृदयम कैंप में वापस आ गया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। शुभांगी और आन्या डरी हुई खड़ी थी। उनके चेहरे पर कई प्रश्न थे। उनकी आंखें हृदयम से सब कुछ जानना चाहती थी। शुभांगी ने हृदयम से कहा, हृदयम क्या हुआ? रजत सुंदरी कहां चली गई? हृदयम ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि अचानक उसे क्या हुआ। वो दर्द से बेहाल होकर जंगल की ओर भाग गई। आन्या ने शुभांगी से पूछा, Where he was and where he had gone? शुभांगी ने आन्या को बताया, It was some unknown hunter who had come to attack us, but I don't know why he went back. हृदयम एक लट्ठे पर बैठा। उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो भयानक दर्द में थी, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था। शुभांगी ने हृदयम से पूछा, दर्द? कैसा दर्द? हृदयम ने कहा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी ने बुरी तरह से कुचल दिया हो। शुभांगी ने हृदयम से कहा, इस पहाड़ी में कुछ ऐसा तो नहीं जो उसकी कमजोरी हो और जिसके बारे में हमें पता ना हो? हृदयम ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमें उसे जल्द से जल्द खोजना होगा। शुभांगी ने हृदयम के पास जाकर कहा, वो बहुत भयानक है, हमें उसे ढूंढकर खत्म करना ही होगा। हृदयम अपना सर हिलाता है। उसकी आंखें जंगल की ओर कुछ ढूंढ रही थी। जंगल घना था और रजत सुंदरी उसमें गायब हो चुकी थी। शुभांगी ने हृदयम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम उसे अंधेरे में नहीं ढूंढ पाएंगे, इसलिए हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। शुभांगी ने एक ओर जाकर एक बॉक्स को खोला जिसमें गन्स रखी हुई थी। उसने आन्या और खुद के लिए भी एक एक गन उठा ली। शुभांगी गन लेकर हृदयम से कहती है, हम रजत सुंदरी का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या वो सब रजत सुंदरी का सामना कर पाएंगे? और क्या था जिसे देखकर रजत सुंदरी वहां से भाग गई थी? लेकिन क्या उन्होंने जिसे देखा था वो रजत सुंदरी थी या कोई और?